नमस्कार साथियों। ऑपरेशन सिंदूर अब लगातार चर्चा में है और ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हर तरीके से, हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से, हर कोण से, हर नैरेटिव से हो रही है। जब भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसके बाद ऐसा लगा कि हमने उड़ी के बाद वाली एक सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी और बालाकोट जो हुआ था पुलवामा के बाद, वैसा ही कुछ कर दिया है और मामला यहीं थमेगा। लेकिन थमा नहीं। पाकिस्तान ने वहाँ से कार्रवाई करते हुए ड्रोन भेजे, हमारे हवाई अड्डों को निशाना बनाने की कोशिश की, हमारे नागरिकों को निशाना बनाया, लगातार हमले किए। इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए जब भारत ने वहाँ के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, तब जाकर पाकिस्तान को समझ में आया कि भारत से पंगा लेने का मतलब होता क्या है। इस पूरे मामले में कहने सुनने के लिए वैसे बहुत कुछ है और लंबे समय तक इसका विश्लेषण चलता रहेगा। सामरिक दृष्टि से, दुनिया की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन रहा है। अभी भी इसको स्थगित किया गया है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं। लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी एक ट्वीट करते हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को और वहाँ के सेना प्रमुख जो हैं आसिम मुनीर, जिन दोनों के नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे, उनको चुनौती देते हैं कि आप जाकर किसी भी अपने हवाई अड्डे पर बता सकते हैं क्या कि आपका नुकसान नहीं हुआ, और कुछ नहीं तो अंदर के नहीं, बाहर जो हवाई अड्डे बने हुए उन्हीं पर जाकर बता दीजिए। हमने तो नूर खान से लेकर चकलाला से लेकर सभी हवाई अड्डों पर जो बमबारी की है, उसके वीडियो, उसके विजुअल्स, उसके फुटेज बाकायदा पत्रकार वार्ता करके दिखाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी का ये ट्वीट इसलिए आया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा के दिन वो राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं रात को 8 बजे, और 13 मई के दिन सुबह अचानक आदमपुर हवाई अड्डे पर पहुंच जाते हैं। जी हाँ, आदमपुर हवाई अड्डा इसलिए महत्वपूर्ण है कि बहुत फॉरवर्ड बेस है, सीमा रेखा के करीब का बेस है, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर मिग भी है, वहाँ पर S-400 भी हैं, और इस हवाई अड्डे को उड़ा देने का, तहस नहस करने का दावा पाकिस्तान लगातार करता रहा। पाकिस्तान ने दुनिया के मीडिया को बताया, झूठे चित्र, फोटोग्राफ्स और मॉर्फ्ड इमेजेस दिखाई, नकली तस्वीरें दिखाई और ये बताया कि उसने आदमपुर हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचाया। वहां पहुंचकर जब प्रधानमंत्री मोदी सेना के जवानों से बात करते हैं, हाउ इज द जोश बताते हैं, भारत माता का जयकारा लगवाते हैं, वंदे मातरम का नारा लगाते हैं, और उनकी सारी प्रतीकात्मक तस्वीरें पाकिस्तान के उन झूठे दावों की पोल खोल देती है, तब दुनिया को समझ में आता है कि भारत ने दरअसल किया क्या है, भारत का शौर्य क्या है, पराक्रम क्या है। इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 22 अप्रैल को जब पहलगाम में 22 रन घाटी में हमला हुआ, तब ट्रिगर दबा, लोग मरे, लेकिन उस ट्रिगर को दबाया गया था धार्मिक उन्माद छेड़ने के लिए, दंगे फसाद छेड़ने के लिए। लेकिन ऐसा अगर भारत में नहीं हुआ तो ये भारत की पहली और सबसे बड़ी जीत है। बल्कि दंगा भड़काने वालों के मुंह पर करारा तमाचा तब पड़ा जब कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पत्रकार वार्ता करके जवाब देते हैं, और साथ में होते हैं विदेश सचिव विक्रम मिस्री। ये तीनों भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमने ये बता दिया कि हम इस तरह से हिंदू मुसलमान में बंटने वाले नहीं हैं। हमारे अंदर विवाद हो सकते हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उनका फायदा किसी को नहीं उठाना चाहिए। बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल पाकिस्तान की मीडिया में ही किसी पाकिस्तानी व्यक्ति ने पूछा है, और वो बहुत जबरदस्त सवाल है। वहां से ये सवाल आया कि अगर उठ खड़ा हुआ है कोई देश अपना हक मांगने के लिए, अपना बदला लेने के लिए, इसलिए गलत क्या है, और कोई कहता है कि हिंदू भी एक हो रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। अगर यही हमला जिस तरीके से हुआ है, धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया है, उन वहाँ मांग के सिंदूर उजाड़ दिए गए हैं, पर ऐसा किसी अगर मान लीजिए क्रिश्चियन धर्म को पूछकर मारा गया होता या इवन इस्लाम को पूछकर मारा गया होता, तो क्या प्रतिक्रिया होती दुनिया की। और यहीं से मैं दुनिया पर आता हूँ। सुनो गौर से दुनिया वालों, इसलिए कहा जा रहा है कि दुनिया को हमने बता दिया है कि आप हमारे साथ हो या नहीं हो, हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने जहां कई सारी बातों को उजागर कर दिया है, पहली बात यह है कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन की गोद में जाकर बैठा है। अमेरिका से वो शुरू से पैसे, हथियार, मिसाइलें लेता रहा है, परमाणु हथियार भी उसके दम पर ही उसने बनाए हैं, लेकिन अब वो पूरी तरह चीन की गोद में है। पिछले 4 सालों में उसने जितने हथियार खरीदे उसमें 80% चीन से उसने लिए हैं, और चीन के जो सारे हथियार हैं उसका उसने उपयोग इस पूरे ऑपरेशन में किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भारत इस नए तरह के युद्ध जिसमें सैनिक नहीं भेजने होते, तकनीक भेजनी होती है, ड्रोन भेजने होते हैं, मिसाइलें भेजनी होती, सीमा पार गए बगैर दुश्मन को मारना होता है, उसमें भी पारंगत है। उसका अभ्यास जरूर वो करता रहा, लेकिन सचमुच प्रयोग करने का मौका इस बार मिला। ये भी समझ में आ गया कि कुछ मामलों में हमारी तैयारी और बेहतर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ने
भले ही अपने यहाँ पर फैक्ट्रियाँ नहीं बनाई, उत्पादन नहीं किया, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था नहीं की, आटे दाल की दिक्कत है, लेकिन हथियारों की व्यवस्था पूरी कर रखी है। ऐसे शैतान पड़ोसी से निपटने के लिए हमारी तैयारियां और आगे की होनी चाहिए। हालांकि हमें अपनी तैयारियों के परीक्षण का मौका मिल गया, चीनी हथियारों की ताकत समझने का मौका मिल गया, पाकिस्तान ने क्या जमा करके रखा है ये भी समझने का मौका हमें इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मिल गया है। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर ने पहलगाम से लेकर संघर्ष विराम की घोषणा तक जिस सबसे बड़ी बात को उजागर कर दिया है वो ये कि ये दुनिया दोगली है। दुनिया गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म में आज भी विश्वास करती है। पूरी दुनिया के लोग हमारे देश में होने वाले आतंकवाद को उस दृष्टि से नहीं देखते जिस दृष्टि से खासतौर पर पश्चिम के देश वो अपने यहाँ पर होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को देखते हैं। अगर इजराइल में हमला होता है 7 अक्टूबर को तो पूरी दुनिया के लिए वो मानवता पर हमला है, दुनिया खड़ी हो जाती है। अमेरिका हथियार सप्लाई करता है, तुर्की और ईरान से फिलिस्तीन समर्थकों को या हमास समर्थकों को मिलने वाले हथियारों का विरोध करता है, सीधे सीधे ईरान पर हमला करता है, इजराइल को ईरान पर हमला करने की इजाज़त देता है। लेकिन भारत के साथ उनका बर्ताव बिल्कुल विपरीत होता है। दुनिया की मीडिया में आर्टिकल की भरमार आ जाती है, आलेखों की भरमार आ जाती है जो भारत को कमतर बताने के लिए लगातार प्रयत्न करते हैं। पाकिस्तान ने किस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया ये पूरे इस मामले में समझ में आया। भारत सचमुच के युद्ध में तो बहुत आगे है, लेकिन जिसको IW बोलते हैं, जी हाँ IW यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी सूचना का युद्ध, सूचना के युद्ध में कहीं ना कहीं हम कमज़ोर दिखाई दिए। क्योंकि हम लोग हमारे समाचार माध्यमों में और चैनलों पे जो कुछ हुआ, फिलहाल मैं अपने बात को समझे में उसको सामने नहीं लाना चाह रहा हूँ, वो एक अलग बहस का मुद्दा है, उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन हमारी सरकारी कोशिशें भी, हमारे जो पूरा सूचना तंत्र है वो भी, और हमारे अलग अलग माध्यम जहाँ से प्रचार हो सकता है, प्रचार युद्ध हो सकता है, वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के दुष्प्रचार के आगे थोड़े कमज़ोर दिखे। खास तौर पर दुनिया के मीडिया को ये समझा, दुनिया से हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। टॉम कूपर ने कह दिया कि मेरे लिए तो भारत जीत गया, भारत ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, भारत अगर किसी परमाणु शक्ति संपन्न, और टॉम कूपर बड़े सामरिक विशेषज्ञ हैं, खास तौर पर एविएशन मामलों के, जो हवाई सेना के, वायुसेना के हमले होते हैं उनका विश्लेषण आकलन वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। उनका लेख चर्चा में है, कई चैनलों को वो अब साक्षात्कार भी दे रहे हैं। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ हमें दुनिया को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम झूठ तो न उगले। जो झूठ उगलने की कोशिश न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN जैसे अमेरिका के चैनलों ने, कुछ ब्रिटिश अखबारों ने और चैनलों ने, और यूरोप के कुछ अखबारों और चैनलों ने किया है, वो शर्मिंदा करने वाला है। और इससे ये समझ में आता है कि इस स्तर पर भारत को थोड़ा और बेहतर काम करने की ज़रूरत है। एक तो इनको समझाने की ज़रूरत है, दूसरा ये भी मान लेने की ज़रूरत है कि ये लोग हमारे साथ नहीं आएंगे तो हम कैसे इस सूचना युद्ध में लड़ेंगे। रूस और यूक्रेन लगातार लड़ रहे हैं पिछले 2 सालों से, लेकिन उनके बीच में भी सूचना युद्ध बड़ी चीज़ है। सचमुच किसने किसके टैंक कितने गिराए, कितने वायुयान गिराए, किसने किसके ठिकानों को कितना निशाना बनाया, इसका कोई सही गिनती उपलब्ध नहीं है। लेकिन ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। जिस तरह से वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, छोटा देश होते हुए, कम संसाधन होते हुए भी अपने PR को, अपने प्रोपेगेंडा को, अपने प्रचार को मजबूत रखा, वो सीखने वाली बात है। रूस मजबूत होके, बड़ा होके, शक्ति संपन्न होके भी कई बार इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पिछड़ गया। ऐसे ही पाकिस्तान हमारे सामने कुछ नहीं है, आमने सामने के युद्ध में तो वो टिक ही नहीं सकता, और इन पिछले 3-4 दिनों में तो पूरी तरह स्पष्ट हो गया। लेकिन प्रोपेगेंडा करने पीछे नहीं है, वीडियो मॉर्फ कर रहा है, तस्वीरें मॉर्फ कर रहा है, दुनिया को कुछ और बता रहा है, रो रहा है। उसने कहा आदमपुर हवाई अड्डा उड़ा दिया, हम जाकर खड़े हो गए, प्रधानमंत्री खड़े हैं, और जो S-400 उड़ाने की बात हुई ठीक उसके सामने प्रधानमंत्री की तस्वीर है। प्रधानमंत्री की एक और तस्वीर है जिससे पता लगता है कि जब हमारे पायलट हवा में अपना विमान उड़ा रहे होते हैं तो दुश्मन की नींद क्यों उड़ जाती है। तो ये सारे वो प्रतीक हैं, ये सारे वो संदेश हैं जो पाकिस्तान को ही नहीं दुनिया को भी बताते हैं, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पे डालो। वो इसलिए कि अगर कोई आंख उठाएगा तो हमारे पास शक्ति है कि हम उसकी आंख निकाल लें या उसको करारा जवाब दें। हम करना नहीं चाहते, बार बार कहते हैं, हम बुद्ध की धरती के लोग हैं, युद्ध नहीं करना चाहते, पर झोंक दिया जाएगा हम अवश्य करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर एक ट्रेड वॉर चालू हुआ अमेरिका और चीन के बीच में। चीन जब उस ट्रेड वॉर में पिछड़ता नजर आया, ऐसा लगा कि वहाँ से जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, बड़े बड़े उत्पादन इकाइयाँ हैं, वो दूसरे देशों में जा सकती, खासतौर पे भारत में। भारत के इस बढ़ने को, भारत के इस आगे बढ़ने को, भारत की इस तरक्की को चीन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब भी भारत पाक अधिकृत कश्मीर को लेने की बात करता है तब भी चीन के पेट में दर्द होता है, क्योंकि कश्मीर का वो पूरा हिस्सा
सामरिक दृष्टि से चीन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। विस्तारवादी उसकी नीति है, जमीन पर कब्जा करना उसकी आदत है। उसी चीन ने ये सारा षड्यंत्र रचा होगा, इसमें कोई मुझे लगता नहीं कि बड़ा शक रह गया है। चीन हमेशा ये चाहेगा कि भारत संघर्ष में उलझा रहे, युद्ध में उलझा रहे, अपने विकास से पीछे हट जाए। और चीन ने अगर आसिम मुनीर के साथ मिलकर पूरा पहलगाम घाटी का आतंकवादी हमला अंजाम दिया हो तो इसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात रह नहीं जाती। और अब तो बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञ इस ओर इशारा भी कर रहे हैं। हाँ, इसमें ट्रंप जरूर कूद पड़े, क्योंकि ट्रंप व्यापारी हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं, हर चीज़ का क्रेडिट लेना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति होती है, उसमें कभी भी इस तरह से सीमा लांघनी नहीं चाहिए। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनका पालन होना चाहिए। लेकिन ट्रंप को कौन समझाए, इसलिए ट्रंप का विषय भी फिलहाल अलहदा रख देते हैं। पर भारत ने बहुत तगड़ा संदेश पिछले 2 दिनों में दुनिया को दे दिया है। जो हमारे सेना के डायरेक्टर जनरल थे मिलिट्री ऑपरेशन के, तीनों सेनाओं के, वो एक साथ जब पत्रकार वार्ता कर रहे थे, 2 दिन तक लगातार पत्रकार वार्ता की, बहुत मजबूत संदेश, स्पष्ट भाषा में, सख्त सदी हुई भाषा में, प्रमाणों के साथ उन्होंने दिया। फिर प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश और फिर उनका आदमपुर हवाई अड्डे पर जाना, सैनिकों का जोश बढ़ाना, सारी तस्वीरें ये बताती हैं कि पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा था। और इसीलिए जब असदुद्दीन ओवैसी पूछते हैं तो उनके ट्वीट में हम सब की भी प्रतिध्वनि सुनाई देती है कि आप जाकर बताइए जनाब, आप अपने हवाई अड्डों पर जाने की हिम्मत दिखाइए ना, आप बताइए कि जो तस्वीरें हमने दिखाई वो झूठी हैं, जो नुकसान हमने पहुंचाया वो झूठा है। पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया है पूरी तरह। और फिर से वो तस्वीर जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में, जहां पर पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान का स्थानीय प्रशासन उन आतंकवादियों के साथ खड़ा दिखाई देता है जो पूरी दुनिया में आतंक फैलाते हैं। और उसमें अगर संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद की सूची में सूचीबद्ध एक आतंकी नमाज जनाजा पढ़वा रहा है तो इससे ज़्यादा प्रमाण दुनिया को क्या चाहिए। मेरे ख्याल से तो अब दुनिया को प्रमाण देना बंद करना चाहिए और पाकिस्तान को उसी की भाषा में सबक सिखाना जारी रखना चाहिए। अगर उसको नहीं समझ में आता है तो बात को समझो, शायद पाकिस्तान में भी बैठे कुछ लोग देखें और बात उनकी समझ में आ जाए। आप लोगों की बात कितनी समझ में आई वो टिप्पणी करके ज़रूर बताइए और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।